सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाते हुए, इनके अमल पर रोक लगाते हुए 10 इन मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुल 4 लोग शामिल हैं। इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन के भीतर पहली मीटिंग करने का आदेश दिया है और कहा कि कमेटी को पहली मीटिंग के 2 महीने के बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ है जी। यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कमेटी बनाकर किसान मामले का हल निकालने की कोशिश की हो, लेकिन बावजूद इसके किसान अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि हम कानून वापसी तक आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेताओं के मुताबिक ये सरकार की शरारत है और इस कमेटी में सभी सदस्य सरकार के पक्ष वाले हैं। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों के वकील एम एस शर्मा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शिकायत की है कि अब तक कई लोग इस मामले पर चर्चा के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में क्यों नहीं आते। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को बैठक में आने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इस मामले में वो पक्षकार नहीं है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और ये उन्हीं का विभाग है। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने वाला है, जिसे लेकर देश में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से दिल्ली और अहमदाबाद में वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। वहीं देश के करीब 1 दर्जन शहरों में आज वैक्सीन पहुंचाई गई। आपको बता दें कि पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें टीका लगाया जाएगा। इस बीच सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। सरकार की रिक्वेस्ट पर शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के स्पेशल प्राइस पर दी जाएगी, ये उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी की जरूरत और जरूरतमंद जो हैं, गरीब हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम बाजार में ये वैक्सीन 1000 रुपए के दाम पर बेचेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देश भारत और पीएमओ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन उनके देशों में भी सप्लाई की जाए। हम हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, हम अपनी जनता और देश का ध्यान भी रखना है। हम साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में वैक्सीन सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 7 से 8 करोड़ डोज तैयार की जाएगी। हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस है, उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है। और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं, जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग हैं, उनको भी वैक्सीन बाद में 1-2 महीने के बाद मिल सकता है।
देश में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। पिछले साल जून के बाद एक दिन में सबसे कम केस दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में वायरस के 12,584 नए केसेस सामने आए हैं और 18,385 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मृतकों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। 24 घंटे में 167 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 1 करोड़ 4 लाख संक्रमितों में से 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या केवल 2,16,000 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मंगलवार को देश के युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को कुछ लक्ष्य दिए हैं, जिम्मेदारियां बताई और राजनीति में आने के लिए भी कहा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा और ये काम युवाओं को ही करना है। पीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था, अब देश ईमानदारों को प्यार कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी समझने लगे हैं कि सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। अब सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने वालों के दिन लद गए। कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को, आपको ही करने हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने आज साफ शब्दों में चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा करते हैं। साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि एलएसी पर किसी भी हालत के लिए सेना तैयार है। जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकती है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उत्तर की सीमाओं पर हम पूरी तरह से चौकस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसको साफ साफ कहा गया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए। विशेष टाडा अदालत ने 31 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि जेकेएलएफ प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक और 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। गौरतलब है कि यासीन को एनआईए ने करीब 2 साल पहले गिरफ्तार किया था। यासीन मलिक इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अप्रैल 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में मलिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके 1 महीने पहले ही केंद्र सरकार ने मलिक के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। विशेष टाडा अदालत ने जनवरी 1990 में श्रीनगर के बाहरी इलाके में भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में पिछले साल मार्च में जेकेएलएफ चीफ और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी पार्टी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी पर कार्रवाई की है। टीएमसी सरकार ने अपने ताजा फैसले में पार्टी सांसद शिशिर अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड यानी कि डीएसडीए के चेयरमैन पद से हटा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्राधिकरण की जिम्मेदारी अखिल गिरी को सौंपने का फैसला हुआ है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता सरकार पर हमलावर हैं। वो पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को उनकी एक जनसभा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश भी की थी।